रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसकी मज़े की बात ये बता दूं कि कुछ देखें स्टडी ऐसी होती हैं कि आप कह सकते हैं कि 90% जो है वो रिसर्च हो चुकी है उनके ऊपर। ठीक है, लेकिन नर्वस सिस्टम एक ऐसी चीज़ है कि आप ये भी नहीं कह सकते कि 50% रिसर्च हो चुकी है। ठीक है, नर्वस सिस्टम ऐसा है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो उसके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ये स्टडी जो है वो 100% है। क्योंकि आपको एक मज़े की बात बता दूं कि आपका जो खास ऊपर जो इंसान के अंदर नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है। ठीक है, इसलिए हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड फॉर्म जो है नर्वस सिस्टम की वो तमाम जानवरों में, इंसान में सबसे ज़्यादा जो है वो मॉडिफाइड मिलती है, सबसे बेहतरीन। यानी कि अगर एवोल्यूशनरी हिसाब से स्टडी करें तो सबसे ज़्यादा जहन के लिहाज से जिसने की है, एवोल्यूशन की है, वो इंसान है। ठीक है, और बाकी जिस्मानी लिहाज से सबसे ज़्यादा कमज़ोर भी इंसान है, लेकिन दिमागी लिहाज से काफ़ी ज़्यादा जो है वो तरक्की याफ्ता वो इंसान ही है। ठीक है, अगर हम जिस्मानी लिहाज से बात करें, देखें तो आप जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इसी तरह जो लोअर टेम्परेचर हो जाए तो वो भी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन आप इस तरह पोलर बियर को देख लें तो वो जो है ठंडा टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेता है। इसी तरह काकरोचेस वगैरह को देख लें, यानी कि उन्होंने कितने जल्दी अपने आप को मॉडिफाई किया है कि वो उनका ओरिजिनल हैबिटेट, वो जो ग्लिटर नहीं होते, वो जो गले सड़े पत्ते होते हैं और बाकी जंगलों के अंदर, वो उस जगह के ऊपर रहते थे, अभी भी रहते हैं। और आप कभी कभार ऐसा होता है कि आप जिनका खास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज में जब वो लैपटॉप खोलते हैं ना, खराब लैपटॉप खोलते हैं, तो उसके अंदर भी लैपटॉप के अंदर भी लाल बैग घुसे होते हैं। यानी कि फ़र्क ये है कि उन्होंने जिस्मानी लिहाज से एवोल्यूशन की है, अपने आप को अडेप्टेशन दी है, जबकि इंसानों ने जस्ट नर्वस सिस्टम में के लिहाज से बहुत ज़्यादा तरक्की की है। और मैं चूँकि बात कर रहा था कि आप जो है आपने अभी तक 90% भी आपने दिमाग को स्टडी नहीं किया, क्योंकि दो किस्म की चीज़ें आपके मैं समझता हूँ कि इनको तो डिस्कस करना लाजमी है। एक है ब्रेन, ठीक है, जिसको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर के लिहाज से तो आपने स्टडी कर लिया ब्रेन को। एक है माइंड, ठीक है, एक है माइंड। ये वो चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ इंसानों के पास, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें सबसे ज़्यादा जो है इस चीज़ के अंदर जिसने इम्प्रूवमेंट किया है वो इंसान है। ठीक है, अच्छा, इन दोनों का आपस में लिंक है, और लिंक इस तरह से कि माइंड यानी कि आपका जो लाशऊर है, जो आपकी सोचने समझने की सलाहियत है, ठीक है, वो आपके यानी कि आपकी लाइफ के अंदर, यानी कि आपकी लाइफ के अंदर जैसा फॉर एग्जांपल आप स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, आप खुशी का शिकार होते हैं, आप कोई अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, इसका आपका यानी कि माइंड का ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। लेकिन थ्रू आउट दी लाइफ, ठीक है, थ्रू आउट दी लाइफ की बात कर दें तो मतलब पैदा होने के बाद आपके ब्रेन के अंदर जो चेंजेस हों उनका आपके माइंड के ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, यानी कि आपकी सोचें वगैरह जो हैं वो आपके यही समझ लें कि आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिहाज से आज़ाद होती हैं, लेकिन आपका ब्रेन जो है वो आपके माइंड के मातहत काम करता है। ठीक है, तो ये एक किस्म की मिस्ट्री है अभी जाकर कि आपका जो माइंड है वो किस लिहाज से कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रहा है। क्योंकि अगर हम एवोल्यूशनरी हिसाब से देखें, ठीक है, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि बाकी भी ऑर्गेनिज्म हैं, हम ये समझते हैं कि मंकीज हो गए, ठीक है, डॉल्फिन हो गई, व्हेल हो गई, ऑक्टोपस हो गया, ये भी अपने माइंड को यूज करते हैं, काफी ज्यादा जो है अच्छी अकल रख सकते हैं। ठीक है, विजडम जिसे कहते हैं, इंसानों के अंदर भी है। लेकिन इंसान ने, हाँ, खुद अंदाजा लगा लें कि पिछले तकरीबन 1000 साल के अंदर कितनी ज्यादा तरक्की की है। बाकी किसी ऑर्गेनिज्म ने किसी भी लिहाज से इतनी ज्यादा तरक्की नहीं की जितना इंसान ने माइंड के लिहाज से तरक्की की है। ठीक है, तो ये वाकई एक यानी कि इतनी आसान चीज़ नहीं है इसको स्टडी करना। तो हम जो है ब्रेन का स्ट्रक्चर इसके जो हमें मालूम है वो हम कह सकते हैं कि हम उसको स्टडी करेंगे। बाकी यही समझ लें कि हम जो ब्रेन को स्टडी करने वाले हैं
वो जस्ट आपके पास जो है ये समझ लें कि आप 50% नॉलेज को स्टडी कर रहे हैं, 50% नॉलेज तो अभी तक आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो स्टडी करने का मकसद भी यही होता है कि जो नॉलेज पता है वो अगली नई जनरेशन को बता दिया जाए ताकि नई जनरेशन आगे से शुरू हो। ठीक है, और यही चीज आपको इम्प्रूव करती है। ठीक है, यही चीज आपको माइंड के लिहाज से इम्प्रूव करती है। मिसाल के तौर पर देखें, जिस तरह मैंने बात की, ऑक्टोपस की बात की, विजडम के लिहाज से, डॉल्फिन की बात की, ब्लू वेल्स की बात की, ठीक है, मंकीज की बात की। मंकीज इंसानों के बाद ये समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा अकल रखता है। ठीक है, अच्छा, उसकी वजह क्या है कि जब आपको कोई लर्निंग बिहेवियर मिलता है या आपकी जिंदगी की तजर्बे से कोई नॉलेज मिलता है, उसका फायदा तब है कि जब आप उसको अगली नस्ल को पहुंचा दें। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन को आप उसे पहुंचा देंगे तो मतलब आपका वो नॉलेज जो है वो सेव हो जाएगा। जबकि जो जेनेटिकली चेंज आती है आपकी बॉडी के अंदर, वो नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिलती, वो बल्कि आगे, यानी कि यही समझ लें कि मोर देन 20 या 100 जनरेशन के बाद जाके वो टर्म जो है वो शो होती है। तो माइंड एक ऐसी चीज है जिसे आप, यानी कि आप स्टडी करके किताबें लिख के अपने पास जो है वो स्टोर करते हैं, फिर अगली नई जनरेशन। मिसाल के तौर पर देखें, अब आप को आपके लिए ये मिस्ट्री नहीं है कि ब्रेन के अंदर 3 पार्ट होते हैं और उसमें ये चीजें होती हैं, क्योंकि पहले लोगों ने पढ़ लिया है, आप जब उसको पढ़ रहे हैं। अब आप वो स्टडी करेंगे जो लोगों ने नहीं पढ़ा। ठीक है, फिर आपके बाद जो नस्लें आएंगी फिर वो पढ़ेंगी जो आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम डिवीजन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो देखें जी, पहले तो हम इसको 2 हिस्से में डिवाइड करते हैं, एक है CNS और दूसरा है PNS। ठीक है, ये आपको पता ही है कि क्या होता है CNS और PNS। फिर इसके बाद जो है आप CNS के अंदर मजीद जो है वो डिवीजन करते हैं, जिसमें अब देखें आपके पास फिर आगे डिवीजन के हिसाब से देखें तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। हम वो सारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है। ठीक है, तो एक ब्रेन है और एक है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, एक ब्रेन है और एक है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये वो 2 मेन चीजें हैं आपकी बॉडी के अंदर जो कि जो कि मौजूद होती हैं एक्सियल स्केलेटन के अंदर। ठीक है, जब हमने एक्सियल स्केलेटन पढ़ा था उसकी इंपॉर्टेंस हमने एक लिहाज से ये भी देखी थी कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा होता है एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, तो ब्रेन है और साथ में स्पाइनल कॉर्ड है। तो पहले हम ये कर लेते हैं कि ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ लेते हैं। अब ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड से ज्यादा ब्रेन एक ऐसी चीज है जिसको स्टडी करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, यानी कि एक स्पेसिफिक डिफरेंट फील्ड है न्यूरोलॉजी। ठीक है, स्पेसिफिक डिफरेंट फील्ड है। जैसे देखें, इम्यूनोलॉजी है इम्यून सिस्टम के बारे में। ठीक है, जेनेटिक्स है आपके DNA की स्टडी के बारे में, सेल बायोलॉजी है कि आपका सेल किस तरह फंक्शन करता है, और एक न्यूरोलॉजी है कि आपका नर्वस सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करता है। और ये भी आप समझ लें कि 2 चीजें हैं जिसके अंदर इम्प्रूवमेंट मुसलसल होगी। एक जेनेटिक्स है, ठीक है, कि आपका DNA वगैरह, कोडिंग वगैरह, वो सारी चीजें जो है आपको पता चलेंगी। एक न्यूरोलॉजी है कि न्यूरोलॉजी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, जिस तरह मैंने बार बार कहा है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, इसको स्टडी करने में हमें कुछ ना कुछ वक्त जो है वो लगेगा। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटेक्शन के हवाले से कि आपके जो CNS है, CNS यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवरिंग किस तरह से की जाती है। तो क्रेनियम, बोन, स्कल के अंदर और वर्टिब्रल कॉलम। मुझे नहीं लगता कि आपको ये मुझे अब पढ़ाना पड़ेगा कि क्रेनियम बोन किस तरह से कवर करती है और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो किस तरह से कवर करता है। आपने बड़ी अच्छे तरीके से स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा है। ठीक है, स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर के अंदर आपने बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि किस तरह से स्केलेटन जो है वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जब आप क्रेनियम बोन से अंदर आते हैं तो आपको 3 लेयर्स मिलती हैं जिनको आप मेनिंजेस कहते हैं। ठीक है, मेनिंजेस कहते हैं, इसका नाम इसलिए भी याद रखना है कि एक डिसऑर्डर भी होता है जिसमें मेनिंजाइटिस होती है, तो उसका नाम आपने ध्यान के अंदर रखना है। 3 लेयर्स आती हैं, एक है ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड और पायामेटर। ये जो है 3 लेयर्स हैं जो कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, साथ में स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी लेयर्स हैं? ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड और पायामेटर।
ये 3 लेयर्स हैं जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। अब बात करते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की। यानी कि जब आप ब्रेन के बारे में कुछ चीज स्टडी कर रहे हैं, फर्ज करें आप ब्रेन के बारे में कोई ऐसी चीज स्टडी कर रहे हैं जो कि आपको ब्रेन के अंदर नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर चलें जी, आप स्टडी कर लेते हैं जी कोई ऐसी चीज, मिसाल के तौर पर हेडेक हो गया, सर दर्द, ठीक है। अब सर दर्द जो है इसकी कोई स्पेसिफिक वजूहात नहीं होती, ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक वजह नहीं होती कि जी कि इस वजह से जो है सर में दर्द होता है। तो लेकिन ये है कि कोई स्पेसिफिक वजह नहीं होती। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी टांग के अंदर जो है वो किसी नर्व कोई डैमेज हो तो आपके सर में दर्द हो सकता है। यानी कि आप हेडेक जो है उसको वो नहीं कर सकते। तो हेडेक की बात इसलिए कर रहे थे कि अक्सर इन चीज़ों के पीछे जो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का हाथ भी होता है, ठीक है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का भी हाथ होता है। और ये कहाँ से आता है? ये आता है जी आपके दिमाग के अंदर जो ब्लड वेसल्स मौजूद हैं और स्पाइनल कार्ड के जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंबाइन प्रोसेस है। यानी कि डिफ्यूजन, पाइनोसाइटोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे प्रोसेस से क्या करते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो आपके दिमाग के अंदर रिलीज करते हैं, ठीक है। और वो क्या करता है, एक कुशन लाइक मटेरियल मैट्रिक्स फराहम करके आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आपका ब्रेन जो है वो एक डेलिकेट मटेरियल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए तो हर चीज़ की जाएगी, ठीक है। तो आप ये समझ लें जिस तरह बाइक के अंदर शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, इसी तरह आपके दिमाग के अंदर जो है वो CSF यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद है, जिसका काम क्या है कि आपके दिमाग को प्रोटेक्ट करना है शॉक्स वगैरह से। यानी कि आपका एक्सीडेंट होता है, आप गिरते हैं, आपको इतने ज़बरदस्त झटके लगते हैं तो आपका दिमाग जो है वो सेव रहता है। उसकी वजह यही है कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और साथ में क्या है कि आपकी बॉडी जो होम्योस्टेसिस कर रही होती है और आपके दिमाग के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके दरमियान भी, जैसे मैंने आपको कहा है, ये बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। और कुछ चीज़ें आपको इस लेवल पर नहीं पढ़ाई जाती और ना ही वो MSc के अंदर पाई जाती हैं। हमारी MSc कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। आपकी यही FSc जो है वही BSc के अंदर जाएगी, वही MSc के अंदर जाएगी, तो यही चीज़ें BS के अंदर भी डिस्कस होती रहेंगी। असल आप जब आप आउटर कंट्री में जाते हैं या पाकिस्तान की जो पहली 2-3 यूनिवर्सिटियाँ आती हैं वहाँ पे आप जाएंगे, आपको लग पता जाएगा जी हाँ जी हम तो कुछ और पढ़ रहे थे और यहाँ तो कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और होम्योस्टेसिस और आपके CNS के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये प्रोटेक्शन थी आपके दिमाग की, स्केलेटन किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है, मेनिंजेस किस तरह से प्रोटेक्ट कर रही हैं और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। जस्ट आप इसे प्रोटेक्शन के हवाले से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो ये आप चीजें जो है वो 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। आपके दिमाग को 3 बड़े हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो सबसे पहले फोर ब्रेन पढ़ते हैं और फोर ब्रेन को मजीद 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक है टेलेंसेफेलॉन और एक है डायएन्सेफेलॉन, ठीक है। टेलेंसेफेलॉन और एक है डायएन्सेफेलॉन। तो टेलेंसेफेलॉन जो है ये मजीद 2 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक है 2 ऑल्फैक्टरी बल्ब जो कि स्मेलिंग जो है उसके साथ इसका ताल्लुक है और साथ में है सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम आपके दिमाग का सबसे बड़ा पोर्शन जो है सेरिब्रम है, ठीक है। तो टेलेंसेफेलॉन जो है वो 2 ऑल्फैक्टरी बल्ब, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं आपके नेजल कैविटी की बैक साइड पे, ठीक है। और साथ में है सेरिब्रम। सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी बल्ब दोनों मिलके जो है क्या बना रहे होते हैं, टेलेंसेफेलॉन बना रहे होते हैं। ऑल्फैक्टरी बल्ब भी यही समझ लें कि ऑल्फैक्शन का ताल्लुक भी साथ में सेरिब्रम के साथ कनेक्टेड होता है। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरी बात बता दूं कि नर्वस सिस्टम के अंदर अक्सर यानी कि एज ए होल कंट्रोल की जाती हैं, ठीक है, एज ए होल कंट्रोल की जाती है। यानी कि अब आप ये पढ़ लेंगे फॉर एग्जांपल जो वॉलेंट्री एक्शन है वो आपका सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा होता है, ये कॉन्शियस सेंसेशन जो है वो सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जस्ट यही कंट्रोल कर रहा हो, साथ में कुछ और चीजें भी ऐसी होंगी जो उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगी, ठीक है। यानी कि ये एक दूसरे के, यानी कि मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाऊं, ये ए है, ए एक अगर फंक्शन कर रहा है बी को कंट्रोल करने में तो बी भी फंक्शन ऐसा कर रहा है कि ए को कंट्रोल करे, यानी कि एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ क्या है, इंटर
कनेक्टेड होंगे। तो सेरिब्रम की बात करते हैं, लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन है, ठीक है, लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन है और इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अगर आप सामने से देखें तो जो सेरिब्रम है वो आपको इस तरह नजर आता है, ठीक है, इस तरह से। तो एक राइट हेमिस्फेयर हो गया और एक हो गया लेफ्ट हेमिस्फेयर, और इन दोनों को एक न्यूरल टिश्यू होता है जिसने यहाँ से बाइंड किया होता है, ठीक है, एक ब्रिज मौजूद होता है, न्यूरल ब्रिज, ठीक है, और उसे क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। कॉर्पस कैलोसम जो है एक न्यूरल टिश्यू होता है जिसने राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर को कंट्रोल किया होता है। यहाँ पे एक मजे की बात ये बताता हूँ कि आपका जो राइट हेमिस्फेयर है, ठीक है, आपका जो राइट हेमिस्फेयर है वो आपके बॉडी के लेफ्ट पोर्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, और जो कि लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो राइट हेमिस्फेयर को कंट्रोल कर रहा होता है। और इनके दरमियान मेमोरी की एक्सचेंज, यानी कि जो आप देख रहे हैं, जो सोच समझ रहे हैं, उसकी एक्सचेंज कैसे होती है, तो वो कॉर्पस कैलोसम की वजह से ही होती है, जो जिसने दोनों को कनेक्ट किया होता है, और यही इन दोनों के दरमियान जो है एक्सचेंज का प्रोसेस कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि कौन कौन से एरियाज को स्मेल कर रहा है और होता है, यानी कि देखें, जिसमें आपकी सीधी सी बात है, सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम अगर आप देखना चाहते हैं तो दिमाग के अंदर आपको जो मेन पोर्शन जो नजर आता है, जिसमें आपको ये कन्वोलेटेड सी इस तरह सी नजर आती है, यानी कि इस तरह से दिमाग बनाया होता है अक्सर लोगों ने, ठीक है, और इसके अंदर आपको ये कन्वोलेटेड सी नजर आती हैं, ठीक है, इस तरह से ट्यूब्यूल सी नजर आती है, वही सेरिब्रम होता है। अब बात करते हैं कि सेरिब्रम कंट्रोल कैसे करता है, तो आपकी विल पावर के अंदर जो चीजें कंट्रोल हो रही होती हैं, चाहे वो इनवॉलंटरी भी हो, ठीक है, लेकिन उसका ताल्लुक आपके कॉन्शियस के साथ हो, आपके सोचने समझने के साथ हो, तो वो सेरिब्रम जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर देखें, स्मेलिंग, ठीक है, स्मेलिंग जो है आप चाह कर रोक नहीं सकते कि आप स्मेलिंग पावर को रोक सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा होता तो जिन लोगों को वो एलर्जी होती वो एलर्जी से बच जाते, लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस नहीं होता, तो स्मेलिंग से आप पता लगा सकते हैं कि ये फलां चीज की खुशबू है, ये बदबू है, लेकिन आप उसे रोक नहीं सकते। लेकिन क्योंकि इसका ताल्लुक रीजनिंग और थिंकिंग के साथ है, तो ये कंट्रोल कर रहा होता है सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम जो है यानी कि सेंसरी एरियाज की जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है, इंफॉर्मेशन जो आ रही होती है उसको कंट्रोल कर रहा होता है सेरिब्रम। देखने की हिस्स हो गई, यानी कि आप देख रहे हैं, उसके बाद आप कंक्लूजन लगा रहे हैं, ठीक है। परसेप्शन है, मिसाल के तौर पर देखें, साइकोलॉजी के अंदर एक टर्म आती है परसेप्शन। परसेप्शन क्या होती है, आपने कभी कभार ऐसी तस्वीरें देखी होंगी कि आपको लगा जी हाँ जी ये जो है पहाड़ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई तस्वीर अच्छी, आप कहते हैं ये पहाड़ है, फिर आप गौर से देखते नहीं यहाँ तो दो घोड़े बने हुए हैं और घोड़े इस तरह से आपको लगता है ये पहाड़ है, लेकिन पहले आपने कुछ और देखा, फिर आपको लगा नहीं, जब आपने गौर किया तो फिर आपको लगा नहीं ये तो कुछ और चीज है, मेरे माइंड ने परसेप्ट कुछ और कर लिया था। अब देखिए उसकी सेंसेशन कहाँ से आ रही है, साइड आपकी आंखों से आ रही है, और कहाँ पे कंट्रोल हो रही है, थिंकिंग और रीजन या आपके इंटेलिजेंस के साथ उसका ताल्लुक होगा, ठीक है। यानी कि देखें वो इनवॉलंटरी एक्शन है, ऐसा नहीं है कि आप आंख खोलेंगे और आपको नजर नहीं आएगा, ये तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह बोलना, स्पीच जो है ये आपके कंट्रोल में है। चखने की पावर, यानी कि आप कुछ खाएं और आपको टेस्ट ना आए, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिन चीजों का ताल्लुक कॉन्शियस के साथ होता है, आपके सोचने समझने या रीजनिंग के साथ होता है, वो सेरिब्रम जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं जी डायनसेफेलॉन, ठीक है। डायनसेफेलॉन जो है मेजॉरिटी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपके कंट्रोल में तो होगी, लेकिन ये समझ लें कि आपको लगेगी कि ये जो है इनवॉलंटरी है, ठीक है। तो लिम्बिक सिस्टम जो है डायनसेफेलॉन के अंदर आ जाता है, ठीक है। जो आपका लिम्बिक सिस्टम है वो डायनसेफेलॉन के अंदर आ जाता है, और लिम्बिक सिस्टम जो है वो कॉम्बिनेशन है थैलेमस का, हाइपोथैलेमस का, हिप्पोकैम्पस का और एमिग्डाला का, ठीक है। ये दिमाग के पोर्शन है और ये इनको कलेक्टिवली कहते हैं लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस और एमिग्डाला, इनको कंबाइनली कहते हैं लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। इनको कंबाइनली क्या कहते हैं, लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। तो अब देखें, सबसे पहले हम जो है पढ़ते हैं थैलेमस, ठीक है। थैलेमस ये मौजूद होता है आपकी बॉडी और सेरिब्रम के दरमियान, ठीक है।
जो सेरिब्रम है, यानी कि आप इस पर देखें, ये सेरिब्रम है, ठीक है, ज्यादा क्योंकि दिमाग का बड़ा पोर्शन है, और यहाँ पे मौजूद है थैलेमस, और यहाँ से नीचे आपकी बॉडी आ गई, ठीक है। तो ये सेरिब्रम और आपकी बॉडी के दरमियान में मौजूद होता है। तो वो जो मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्शियस आ रहा है, कोई कॉन्शियस एग्जाम्पल आ रही है, मिसाल के ऊपर आप देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, बात कर रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सेंसेशन जो है, चाहे वो आपकी आंखों से आ रही हो, कानों से आ रही हो, या बॉडी किसी और पोर्शन से आ रही हो। हम जो थे वो थैलेमस को स्टडी कर रहे थे। थैलेमस के अंदर आपने क्या स्टडी किया कि ये रिले स्टेशन है, ये रिले यानी कि इसमें से चीज पास होके जाएगी सेरिब्रम को, और सेरिब्रम की इंफॉर्मेशन पास होके जाएगी आपकी बॉडी को, वाइस वर्सा होता रहेगा, ठीक है। यानी कि जो सेंसेशन आ रही है आपकी बॉडी में से, वो थैलेमस में से होके जाएगी सेरिब्रम को, ठीक है। और इसी तरह जो सेरिब्रम की इंफॉर्मेशन है वो इसमें से थैलेमस में से होके जाएगी। ये रिले स्टेशन के तौर पर आप इसे थैलेमस को याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे है जी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये तो यकीन करें इतना ज्यादा आसान है। तो हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए रखता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो लिंक करता है आपके नर्वस सिस्टम को आपके केमिकल कोऑर्डिनेशन के साथ, ठीक है। नर्वस कोऑर्डिनेशन को केमिकल कोऑर्डिनेशन के साथ लिंक करता है। तो आप ये कह सकते हैं, आप हाइपोथैलेमस के अंदर वो सारे फंक्शन लिख सकते हैं जो कि कोई ना सारे के सारे हार्मोन जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, चाहे वो एड्रीनल हार्मोन है, चाहे वो थायराइड ग्लैंड है, चाहे वो टेस्टिस है, जो भी है, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन है, सारे के सारे हार्मोन जो है वो अंडर कंट्रोल होते हैं हाइपोथैलेमस के। वो किस तरह से, देखिए, हाइपोथैलेमस के नीचे मौजूद होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद हो गया, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सारे के सारे हार्मोन को तकरीबन कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है, और ये थैलेमस से नीचे मौजूद होता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो कनेक्शन है केमिकल कोऑर्डिनेशन में और नर्वस कोऑर्डिनेशन के दरमियान, ठीक है। इसी तरह हिप्पोकैम्पस की बात करते हैं, ठीक है। हिप्पोकैम्पस आपके दिमाग का वो पोर्शन है जो कि क्या करता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है, ठीक है, यानी कि ज्यादा अरसे के लिए जो अब आपकी मेमोरी रहती है, वो उसकी फॉर्मेशन जो है हिप्पोकैम्पस के अंदर होती है, ठीक है। हिप्पोकैम्पस के अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी की इंफॉर्मेशन जो फॉर्मेशन है वो होती है, इसीलिए हिप्पोकैम्पस का ताल्लुक आपकी लर्निंग के साथ होता है, ठीक है। यानी कि आपका हाफिजा जिसे कहते हैं वो हिप्पोकैम्पस की वजह से होता है। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपने जो है इन चीजों को याद तो रखना है, लेकिन ये कहते हैं ना कि बर्टन रसल ने कहा था कि आप कोई भी डिसीजन ले लें वो 100% नहीं होता, ठीक है, वो 100% नहीं होता। मिसाल के तौर पर देखें, अब लर्निंग की बात करें तो ये देखें डायरेंसेफेलॉन में आ रहा है फोन ब्रेन के, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप सेरिब्रम को नहीं देखेंगे तो आप लर्निंग कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये है कि हर एक का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, लेकिन इंटर कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। आगे बात करते हैं, लास्ट पोर्शन है फोर ब्रेन का, एमिगडाला, ठीक है। एमिगडाला क्या है? आप में सेंसेशन जो होती हैं, प्लेयर, पनिशमेंट और सेक्सुअल अराउजल जो है, यानी कि आपको जो है सेक्स की फीलिंग जो है, अक्सर लोगों को जो स्टिमुलेशन होती है सेक्स की, या फिर प्लेयर की, खुशी की, या फिर पनिशमेंट वगैरह, वो सारी की सारी कहाँ पे होती हैं? एमिगडाला के अंदर होती हैं। और सेक्सुअल अराउजल की अटैचमेंट जो है वो हाइपोथैलेमस के अंदर भी होती है, ठीक है। यानी कि हार्मोनल सिक्रीशन जो है, जाहिर सी बात है, हाइपोथैलेमस के जरिए होगी, और एमिगडाला जो है, ये दोनों के दोनों जो है आपके सेक्सुअल अराउजल जो है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिड ब्रेन। ये वो पोर्शन है जो आपके दिमाग के अंदर क्या है, रिड्यूस हो चुका है, ठीक है, रिड्यूस हो चुका है, रेडिमेट्री जिसे कहते हैं, यानी कि बहुत कम फंक्शन रह गया है इसका, ठीक है, मिड ब्रेन का। और इसका ताल्लुक क्या है, खास तौर पर यहाँ पे देखें, अभी फिर से आ गया कि इसका ताल्लुक क्या है, विजुअल और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन के साथ है। जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, उसका ताल्लुक, उसके कंट्रोल जो है वो किसके साथ हो रहा है, इंफॉर्मेशन, वो है मिड ब्रेन के साथ। अब यही चीज आपने सेरिब्रम के अंदर भी पढ़ी, ठीक है। तो वही बात है कि इनका आपस में इंटर कनेक्टेड हैं, आप एक को निकाल के दूसरा आप जो है कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो मिड ब्रेन की बात कर रहे थे, ये इंसानों के अंदर रिड्यूस फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है, रिड्यूस फॉर्म में मौजूद है, और ये जो है रेटिकुलर फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, रेटिकुलर फॉर्मेशन है। अब रेटिकुलर फॉर्मेशन कैसे कहते हैं? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। इसको याद रखने का बेहतरीन तरीका क्या है, ये मिड में मौजूद है, मिड ब्रेन है,
ठीक है। और इसका नेटवर्क जो है वो आगे की तरफ भी गया होगा और पीछे की तरफ भी गया होगा। मिसाल के तौर पर देखिए, मैं आपके सामने ये ड्रा करता हूँ, ये आपका दिमाग का कोई और पोर्शन आ गया, फर्स्ट ये फोर ब्रेन है और ये आ गया हाइंड ब्रेन, और ये बीच में आ गया मिड ब्रेन। तो इसके जो न्यूरॉन्स है वो दोनों के अंदर गए होते हैं इस तरह से, ठीक है, इसके दोनों के अंदर गए होंगे। तो इसे आप कह सकते हैं कि इसे रेटिकुलर फॉर्मेशन यानी कि नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है। अब देखें, आपके हाइंड ब्रेन के अंदर जो है मेडुला या हाइंड ब्रेन, मेडुला ऑब्लांगेटा और हाइंड ब्रेन जो है, इन दोनों के दरमियान इसकी न्यूरॉन्स गए होते हैं। तो दूसरी तरफ जो है थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो कि फोर ब्रेन का पोर्शन है उसके अंदर गए होते हैं, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो है वो फॉर्मेशन को पास आउट करता रहेगा, ठीक है। यानी कि देख सकते हैं कि रिसीव सेंसेशन यानी कि नीचे से सेंसेशन आ रही है और सेंड टू हायर ब्रेन सेंटर यानी कि फोर ब्रेन वगैरह जो हो गया उधर भेजेगा, ठीक है। यानी कि जो बड़े पोर्शन है चीजों को कंट्रोल करने वाले वहां पे भेजेगा, फिर इसी तरह वहां से स्टिमुलस लेके बॉडी को फिर से भेजेगा, ठीक है। और साथ में क्या है, फिल्टर करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को। फिल्टर से मुराद ये है कि देखें, फर्ज करें कि आपने बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है। मिसाल के तौर पर देखें, फर्ज करें आप एक कहानी ये समझ लें कि एक बंदे का बच्चा जो है वो बाहर फर्श के ऊपर घूम रहा है नंगे पाँव, और फर्श काफी ज्यादा गर्म है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। अब उसका वालिद जो अचानक से देता है तो वो इस चीज को निगलेक्ट करता है कि बाहर फर्श गर्म होगा या ठंडा होगा, बाहर गर्मी ज्यादा है या नहीं है। वो दौड़ के जाएगा और अपने बच्चे को उठा लेगा, यानी कि उसने एक सेंसेशन को इग्नोर कर दिया।